गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जब धारा एक चालक से फ्लो होती है तो वह तप्त हो जाती है। तप्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों गर्म हो जाना। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? कहने का मीन्स ये है, कोई हमारा क्या है, कोई हमारा वायर है, एल्युमिनियम या कॉपर वायर है, ठीक है। उसमें अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो करने के बावजूद जो उसके अंदर हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है उसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने कि चुंबकीय प्रभाव, दूसरा तापीय प्रभाव, तीसरा क्या दिया रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले क्या होता है, जब किसी भी चालक में हम करंट फ्लो करते हैं तो वो कुछ ना कुछ गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस हमेशा हीट डेवलप करता है। देखो किस तरीके से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ करंट जब फ्लो करेंगे तो हीट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर हम करंट का मान देखो यहां पर 2 गुना कर दे तो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि आई स्क्वायर है। आई की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 गुना हीट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 रख दें आई की जगह तो 4 चौक 16, 16 गुना हमारी हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि इससे ये पता चल रहा है इस फॉर्मूले से, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको हम जूल का नियम भी कहते हैं क्योंकि जूल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, ठीक है। इसी सिद्धांत पर हमारा क्या इलेक्ट्रिक बल्ब भी हमारा इसी सिद्धांत पर काम करता है, जूल के नियम पर, ठीक है। तो ये कहने को तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं ओरली बोल रहा हूँ वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि 5 का मतलब लगभग 30 क्वेश्चन आपके क्या होंगे यहाँ पर सोल्व होंगे, ठीक है। तो आई का वैल्यू अगर हम 2 रख दें, 2 का मतलब 2 दूनी 4 होते हैं क्योंकि स्क्वायर है। यदि 4 रख दें, 4 चौक 16, तो 16 गुना हीट हो जाएगी। ऐसे ही हम देखो अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें किसी वायर का, यदि रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो हीट उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट होती है, जितना जिस वायर का रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ही ज्यादा हमारी डेवलप होगी, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें क्या आ जाएगा हमारा चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। वैसे तो रासायनिक प्रभाव भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लो होती है, तो इसने पूछा वह तप्त हो जाती है। इसने क्वेश्चन में ये पूछा कि तप्त हो जाती है किसके कारण, गर्म हो जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तापीय प्रभाव के कारण, ठीक है। तापीय का मतलब हीटिंग इफेक्ट इसमें क्या हो जाता, प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पाइरल बाउंड कुंडली में जब धारा फ्लो होती है तो वह किस प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी। तो कहने का मीन्स ये है, कोई भी स्पाइरल बाउंड का मतलब क्या कि यदि मैं इसको ले लेता हूं, ये कोई हमारी स्ट्रिप है, अगर मैं इस पर क्या कर दूं, इस तरीके से क्या कर दूं, इस पर वायरिंग कर दूं, इस तरीके से वायर लपेट दूं। अगर इस पर मैंने, ये कोई हमारी स्ट्रिप है ना, तो इस पे क्या कर सकते हैं हम, वायर को लपेट सकते हैं। जैसा हमने वायर को इस तरीके से लपेटा, इस तरीके से आपने वो देखी होगी, जो धागा होता है हमारा गुल्ली, ठीक है, जिसको हम गुल्ली बोलते हैं, तो उस पे क्या धागा लिपटा होता है और वो एक स्ट्रिप मान कर चलो, तो उस पर जैसे हम लपेटेंगे तो वो इस टाइप की क्या हो जाएगी हमारी स्पाइरल बाउंड कुंडली में जब धारा फ्लो होती है तो वह किस प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करेगी, ये कहने का मीन्स है। तो वायर हमने जो लपेटा उसमें हम सप्लाई देंगे। मान लो यहां पर हमने ये वायर लपेट दिया, यहां पर हम सप्लाई देंगे, कोई भी डीसी दे दो या एसी दे दो, कोई बात नहीं है। यहां से यदि हमने सप्लाई दी है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर करंट फ्लो होगी, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो प्यारे बच्चों, कभी कभी आप लाइन देखी होंगी बड़ी वाली, जो टावर्स लगे होते हैं हमारे, जो हमारे जंगलों के द्वारा जो गुजरते हैं, वो टावर्स देखे होंगे, बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं और उस पर लिखा होता है कि एक खतरे की प्लेट लगी होती है इस रूप में, यहाँ पर एक खतरे का व्यक्ति बना होता है, इस तरीके से क्रॉस लगा होता है।
कि इस पर लिखा होता है खतरा है, ठीक है। तो खतरे का मतलब क्या, उसकी ऊंचाई पे अगर जाओगे जहां खतरे की प्लेट लगी है, तो अगर उसकी उससे अधिक ऊंचाई पर आप टावर की तरफ ऊपर की तरफ जाओगे तो इसका मतलब क्या है, आप मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओगे। कहने का मीन्स ये है कि जब इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो हुई होगी तो इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या प्यारे बच्चों, जो इसके अंदर इफेक्ट हो रहा हमारा कंडक्टर के अंदर, वो इफेक्ट इस एरिया में हो जाएगा, इतने में, ज्यादा में भी हो सकता। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अराउंड दी कंडक्टर, कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और मान के चलो ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, अगर आपने इसको छुआ नहीं लेकिन इसकी रेंज में आ गए यहां तक, तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो आपको इस तरीके से उठा लेगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव का मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है प्यारे बच्चों। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण कभी कभी आपने देखा होगा चुंबक, यदि चुंबक को हम पास में लाते हैं तो कभी कभी वो आपस में चिपक जाती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा, कभी कभी रिपल कर देती हैं। तो कहने का मीनिंग है जब वो अट्रैक्ट करती हैं इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है वहां पर अट्रैक्ट कर रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में आ गई। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में आपस में क्या हो गई, चिपक गई। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होता है। ये चारों तरफ होता है, जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कहते हैं। अगर आप इसके क्षेत्र में आओगे तो ये ऐसे ही आपको उठा लेगा, ठीक है, ऊपर को। तो इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट तो कहते नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं हम चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से डीसी का सही तरंग रूप बताइए। तो प्यारे बच्चों वैसे डीसी का ये भी होता है, लेकिन इसमें कहा है इसने निम्न में से डीसी का सही रूप बताइए, बिल्कुल सही वाला। इन्होंने इस सही का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट डीसी कौन सी है, जो प्योर डीसी होती है हमारी, जो ओरिजिनल डीसी होती है वो कौन सी डीसी होती है, जो हमारी डीसी, मेरे प्यारे बच्चों डीसी का मतलब यह होता है जो हमारे घरों के अंदर सप्लाई आ रही है। देखो कैसे समझाएं, जो घरों के अंदर हमारी क्या आ रही है, सप्लाई आ रही है। देखो घरों के अंदर क्या हमारी साइनोसाइडल आ रही है, एसी आ रही है, ये आई और वोल्ट। तो प्यारे बच्चे एसी का मतलब क्या होता है, एसी, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या होता है, देखो जो टाइम के साथ वेरी करती है। यदि हम टाइम बढ़ा दें, यहां पर देखो अगर हम टाइम यहां पर t1 है और यहां पर t2 है और यहां पर हमारा t3 है, तो यदि वेव हम बनाते देखो इस तरीके से, ये तो t1 पर तो ये होगी, और यदि मैं t2 पर जाता हूं तो हमारी वेव ये हो जाएगी। तो टाइम के साथ वेरी होगी, जैसे जैसे हमारा देखो टाइम, मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे टाइम हमारा क्या हो रहा, चेंज हो रहा है, उसी प्रकार हमारे करंट या वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, आयाम है, वो भी हमारा क्या हो रहा, चेंज हो रहा। कहने का मीन्स ये है कि उसकी वेव शेप जो बन रही है, जो वेव शेप हमारी बन रही है उसमें भी क्या चेंज आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, यदि t2 t3 पे पहुंचते हैं फिर हमारी वेव ऐसे हो जाएगी इस तरीके से। यदि यहाँ पर t4 पर जाते हैं तो फिर ऐसी वेव हो जाएगी। कहने का मीन्स ये है एसी का मतलब अल्टरनेटिंग वेव। अल्टरनेटिंग का मतलब अल्टरनेट करती रहती है, एक बार तो प्लस में जाएगी प्यारे बच्चों, क्योंकि जीरो से ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, और जीरो से नीचे जा रही तो हमारी निगेटिव। फिर पुनः यदि हमारे t2 से अगेन चलेंगे तो t2 से अगेन चलने पर फिर प्लस हो जाएगी, और t3 पर आए फिर हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थी, इसी प्रकार से हमारी वेव रन करती रहती है। इसको कहते हैं हम एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब टाइम के साथ वेरी होती रहती है, ठीक है। हर एक टाइम स्टैंड पर t1 पर तो ये थी, ठीक है, t2 पर हमारी ये थी, t3 पर हमारी ये थी,
और T2 पर D4 पर हमारी ये थी। तो इसको कहते हैं हम AC। ठीक है, अब DC की बात आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, DC होती तो हमारी दो प्रकार कई प्रकार की, 2 से 3 प्रकार की। देखो कैसे, इसको भी कह सकते हैं हम DC, ये। पर प्यारे बच्चों, ये हमारी प्योर DC नहीं है तो DC, क्योंकि प्लस में चलती है। जो हमारी प्लस में चलेगी वही DC कहलाएगी। ठीक है, घरों के अंदर जो आ रही है सिंगल फेज सप्लाई, जिससे हमारी पंखा चलता है, जिससे हमारा बल्ब जलता है, जिससे हमारा हीटर चलता है, जिससे हमारी हमारी वॉशिंग मशीन चलती है, ये सारी क्या है, हमारी AC है। लेकिन यदि DC की बात करते हैं, जो बैटरी होती है हमारी 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, तो बैटरी से जो उत्पन्न होती है, जो बैटरी की जो वोल्टेज होती है, वो हमारी DC कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा AC और DC में अंतर। लेकिन प्योर DC जो होती है प्यारे बच्चों, प्योर DC देखो, कहने का मीन्स ये है, देखो इसमें और इसमें ये भी हमारा वोल्टेज है और ये टाइम के साथ। अब टाइम कितने भी आ जाओ, तब टाइम के साथ हमारी वैरी नहीं हो रही। देखो T1 पर भी हमारी इतनी है, देखो T1 पर भी हमारी यही शेप है, और प्यारे बच्चों T2 पर भी हमारी यही शेप है, और T3 पर भी हमारी यही शेप है। लेकिन इसमें चेंजिंग आ रहा था, देखो प्लस से माइनस जा रही थी और फिर प्लस से माइनस। इसका मतलब वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, लेकिन ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती है DC। और यदि इसमें क्या कहा, अच्छी वेव क्या है DC की, तो देखो अगर हम कहें प्योर DC, ये होती है हमारी प्योर DC, जो पॉजिटिव में चलती है हमेशा, 0 और एक टाइम, और ये क्या हमारा I करंट या वोल्टेज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यदि मैं टाइम वेरी करता हूं, इस वाली वेव का देखो, अगर मैं टाइम वेरी करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड, जो करंट और वोल्टेज का जो आयाम है, जैसे आयाम है, वो चेंज नहीं होगा। कहने का मीन्स ये है, यदि मैं इसको 2 एम्पियर मान लेता हूं यहां पर, इस वाले पर, और यहां पर समय कितना मान लेता हूं, T1, यहां देखो। ठीक है, और अगर मैं टाइम और आगे बढ़ाता हूं, अगर टाइम के साथ इसे वेरी करना चाहता हूं तो चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहां पहुंचता हूं, देखो T2 पॉइंट पर, ठीक है, जब मैं T2 पॉइंट पर पहुंचा तो मैग्नीट्यूड देखो चेंज नहीं हुआ, जो 2 एम्पीयर यहां था वही 2 एम्पीयर यहां पर मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं T3 पर पहुंचता हूं तो यहां पर भी हमारा क्या, 2 एम्पीयर यहां पर मिल रहा, तो 2 एम्पीयर यहां। तो कहने का मीन्स ये है कि DC कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं होती है। ठीक है, उसका जो वोल्टेज और करंट की वैल्यूज होती है, वो हमेशा हर एक टाइम स्टैंड पर, हर एक टाइम स्टैंड का मतलब जैसे T1, T2 या T3, कहने का मतलब T1 का मतलब 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड पर T1 का मान कितना, 2 एम्पियर, अगले नेक्स्ट 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर देखते हैं, या 4 पर देखते हैं, या 5 पर, जितना आप लेना चाहें उस पर भी हमें 2 ही एम्पियर मिलेगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट पे क्या मिलेगा हमें, अगले पे भी क्या मिलेगा हमें, 2 ही एम्पियर मिलेगा, चाहे आप 10 सेकंड ले लो, चाहे 1 मिनट ले लो, चाहे 2 मिनट ले लो। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, ये टाइम के साथ वेरी करती है। तो AC और DC में क्या होगा, ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखें इसका ऑप्शन आंसर क्या है। तो स्पाइरल बाउंड कुंडली में देखो, ये तो हो गया, ये बता रहे थे हम, निम्न में से DC का सही तरंग रूप क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये तो है नहीं, ना ही ये है, क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव जा रहा है हमारा, और ये कुछ ना कुछ निगेटिव जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और ये प्यारे बच्चों ये भी नहीं है। और मैंने अभी क्या समझाया आपको, ये समझाया टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये प्योर DC ये वाला आंसर है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये भी, और ये भी। ठीक है, जब भी आपका कोई भी एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ इसमें से पूछा जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि आपके कहने को तो 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 के अलावा जो मैं यहाँ पर आपको इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें
किसी विद्युत परिपथ में कार्य का सूत्र है। तो किसी विद्युत परिपथ में, ये तो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में, 12th क्लास में, साइंस में, ठीक है। तो साइंस से ही निकलकर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर एक ब्रांच बनी है, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, चाहे हमारी मैकेनिकल ब्रांच हो, और चाहे हमारी क्या हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे हमारी केमिकल इंजीनियरिंग हो, कोई भी ब्रांच हो रिलेटेड, ट्रेड कोई सी भी हो, वो सभी कहाँ से निकल कर बनी है, साइंस से निकल कर बनी है। अलग अलग विभागों में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखो किसी विद्युत परिपथ में कार्य का सूत्र क्या होता है, तो W बराबर V इंटू सी, ये भी गलत है। W बराबर आई आर, ये भी गलत है, और W बराबर ये भी गलत है, और ये भी गलत। ये देखो, तो W बराबर यहां देखो ये वाला आई स्क्वायर आर टी, ये कार्य है, ये ही हमारा क्या है, इसका सूत्र है कार्य का। क्योंकि कार्य तब होगा ऊष्मा, जो ऊष्मा के रूप में हमें कुछ ना कुछ, किसी वायर में अगर हीटर के अंदर हम सप्लाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा। कार्य का मतलब जब हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जब जनरेट हो गई तो वो कार्य ही तो कहलाएगा। अगर हीट जनरेट नहीं हो रही है और हमारा हीटर नहीं रन कर रहा, तो हमारा कार्य हुआ ही नहीं, जीरो कार्य हुआ। और यदि हीट जनरेट हो गई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य हुआ। और इस ऊष्मा के नियम पर ही हमारा क्या करता है, हमारा हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, हमारा निर्भर करता है या काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इसका सही रूप। और भी है इसका कार्य का अलग अलग भी, इसका W अपॉन Q, ये भी V बराबर W अपॉन Q, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, यहां से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के, लेकिन ऊष्मा के रूप में कार्य का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आई स्क्वायर आर टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जूल इसका मात्रक होता है, क्योंकि एनर्जी के रूप में ही तो हीट को जनरेट करता है, और एनर्जी का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई होती है। तो मैंने आपको कई बार बताया, हर एक लेक्चर अभी तक जो चल रहे थे, ज्यादातर हमारे लेक्चर जितने भी हुए उसमें प्रतिरोध की बात हुई है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध बार बार बता रहा हूं कि प्रतिरोध वह युक्ति है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध अलग से भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटरनल प्रतिरोध हर एक मटेरियल्स का होता है कुछ ना कुछ, तो उसके कारण भी हमारे करंट का फ्लो होने का अपोज करता है। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4। प्रतिरोध का तो है ही, लेकिन सबसे पहले देखो ये आता मोह, ठीक है। तो मोह किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का उल्टा ही हमारा मोह होता है। अगर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो हमारा मोह कंडक्टेंस का मात्रक होता है। कंडक्टेंस का मतलब कि जब हम इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसको ईजीनेस जो फ्लो, इसे आसानी में फ्लो करवाने में जो सहायता प्रदान करता है, उसका मात्रक क्या कहलाता है, हमारा मोह कहलाता है, ठीक है। दूसरा वोल्ट, वोल्ट से समझ रहे, कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी बल्ब लाते हैं हम, ठीक है, तो कोई भी इक्विपमेंट डालते हैं, उस पर लिखा होता है कि 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है, या 440 वोल्ट। मोटर, जैसा मोटर लेने जाओगे 440 भी लिखा होगा। तो ये हमारी वोल्टेज कहलाती है। वोल्टेज का मतलब इतनी वोल्टेज पर हमारा क्या, जो हमारा इक्विपमेंट है रन करेगा। अगर इससे ज्यादा अगर वोल्टेज, मान लो किसी बल्ब पर हमारा 220 वोल्टेज लिखा है, तो आप उसे 220 वोल्टेज पर ही रन कर सकते हो। यदि आपने 220 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो हर एक इक्विपमेंट की सहन शक्ति थोड़ी ज्यादा बनाई जाती है, जिससे कि अगर 220 वोल्टेज से या 250 वोल्टेज से थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाए, 255 भी हो जाए वोल्टेज, तो हमारा सिस्टम रन करता रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 250 वोल्टेज पर हमारा बल्ब काम करेगा और आपने लगा दिया उस पर 500 वोल्टेज, तो वो तो बस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है, फूक जाएगा, जिसे हम फूकना कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो हमारा क्या, उसका जो एलिमेंट है अंदर का तंतु है वो जल जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इतनी ज्यादा हाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं जैसे हमारा
हमारे वजन को ले जाने की कैपेसिटी 50 किलोग्राम है, लेकिन यदि हम पर 55 रख दिया जाता हम ले जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ओवरलोड तो हम पहले से ही हमें पता है कि हम 50 किलोग्राम ले जा सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है हम 55 किलोग्राम ले जाएं या 60 किलोग्राम ले जाएं। लेकिन अगर 60 से सीधे ही 200 किलोग्राम कर दिया जाए या 2 कुंटल कर दिया जाए तो हम अनबैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब हम खराब हो जाएंगे, कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, कुछ भी हमारी हड्डी टूट सकती है, कुछ भी टूट। तो इसी प्रकार हर एक मशीन की रन करने की अपनी एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी का मतलब क्षमता, कि इतने वोल्टेज पर वो रन कर सकता है। यदि आप उस वोल्टेज से मोर देन अधिक वोल्टेज देते हो तो वो सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो ये वोल्टेज किसकी इकाई है हमारी, जो वोल्टेज आती है, ठीक है। तो वोल्ट है, वोल्टेज का मात्रक क्या है हमारा, वोल्ट है। और इसको किसके द्वारा नापा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसको किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा, क्योंकि वोल्ट का मतलब वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाएगा। जैसे दूरी को मीटर के द्वारा नापा जाता है, वैसे ही वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा नापा जाता है। तो देखो, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। ये हमारा मेन आंसर है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये छोटी इकाई है। अगर प्रतिरोध की इससे भी बड़ी इकाई पूछता तो किलो ओम हो जाएगी। यदि इससे भी बड़ी पूछता तो मेगा ओम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिरोध के 3 मात्रक होंगे। पहला छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा किलोग्राम और किलो ओम, सॉरी। तीसरा क्या होगा हमारा, मेगा ओम होगा। मेगा ओम सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसी प्रकार ये किसका मात्रक, हमारा करंट का मात्रक है, धारा का मात्रक। तो धारा का मात्रक कहीं भी आता है, धारा का ऐसा ही मात्रक क्या कहलाता है, हमारा एम्पियर कहलाता है। क्योंकि इसको एम्पियर को किसमें मेजर करते हैं या किसमें नापते हैं, जिस प्रकार वोल्ट को हम वोल्ट मीटर के द्वारा नापते हैं वोल्टेज को, उसी प्रकार एम्पियर को एमीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन तो ये हो गए 4। तो ओरली जो बोल रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ओरली में बोल रहा हूं वो क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोल्टेज को किसमें नापा जाता है, वोल्ट में। किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा। तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में लगा होता है। कहने का मतलब ये क्या, समांतर। मान लो कैसे, ये हमारी लाइन है, ये आर और वाई और बी। मैंने कहा कि वोल्ट मीटर को समांतर में लगाते हैं। समांतर का मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर लगाएंगे कोई भी, ये हो गया वोल्ट मीटर, इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर लगाना चाहे तो दूसरा यहां पर लगा दो, ये हमारा समांतर हो गया, ठीक है। आप कनेक्शन भी करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें भी इसी प्रकार से आप जोड़ेंगे। यदि हम एमीटर को कह दें तो एमीटर श्रेणी क्रम में लगा होता है। श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज में लगा होता है। कहने का मीन्स ये है, यहां पर मैं एमीटर लगा सकता हूं, ये सीरीज है एमीटर, ठीक है। पैरेलल का मतलब 2 वायर ले लो, उसके बीच में लगा दो, किन्हीं भी 2 वायर के बीच में, इसके और इसके मध्य भी लगा सकता हूं, लो। तो ये वोल्ट मीटर हो गया। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो भी आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जो भी आपका चैप्टर पहला चल रहा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, उसी के क्वेश्चन है। ये मेन क्वेश्चन हम निकाल करके आपको समझा रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हर एक चीज को समझने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर दें। रट्टा मार लोगे, ये कोई इंग्लिश नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, हिंदी नहीं है कि इसको रट्टा मार लो क्वेश्चन कर जाओ। ये कोई जीएस नहीं है, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिकल को जितना ज्यादा समझोगे उतना ही ज्यादा आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नमस्कार।